नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है और इस बातचीत में यूक्रेन संकट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को जल्द वापस लाया जाएगा। पीएमओ और विदेश मंत्रालय से लगातार बातचीत हो रही है। उत्तराखंड के फंसे छात्रों से भी बातचीत की जा रही है सरकार की तरफ से। राज्य सरकार ने इस मामले में एक नोडल अफसर भी नियुक्त किया है। तो यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों को जल्द वापस वतन लाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है यूक्रेन संकट को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं क्राइसिस के बाद, मुख्यमंत्री धामी ने पहले पीएमओ कार्यालय से बातचीत की और इसके बाद उन्होंने कल बच्चों से भी बातचीत की है। सर, ये कितना चिंताजनक है और भारत सरकार व पीएमओ से किस प्रकार से संपर्क किया जा रहा है? नहीं, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं विदेश मंत्रालय से भी, अन्य माध्यमों से भी, और चिंता है और लेकिन हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। सर, जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके परिजनों से और बच्चों से कल आपने बातचीत भी की, तो क्या आपकी बातचीत हुई? क्या आपने बच्चों से कहा है? नहीं, ऐसे समय पर सभी बच्चे हों या उनके परिजन हों, सभी चिंतित हैं, लेकिन हम पूरी तरह से हमारा संकल्प है, हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। कल सर सरकार ने 112 हेल्पलाइन नंबर जारी किया और आपने बताया कि नोडल अफसर नियुक्त किया गया है जो पूरे प्रदेश की एक रिपोर्ट बनाएगा और आपके समक्ष आएगी कि कितने जिलों के कितने बच्चे हैं। तो उसका सर कब तक अध्ययन होगा और क्या इसमें आप लोगों ने निर्देश दिए? नहीं, नोडल अधिकारी की नियुक्ति तो हो गई है, अब वो उसके अनुसार जो है वो काम करेंगे और सभी के जो भी आकलन है वो जुटाने के बाद उस पर जो भी हम विदेश मंत्रालय या अन्य माध्यमों से संपर्क करके उनको किस प्रकार से प्रक्रिया के तहत उनको वापस लाया जाए, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे जिनका कहना था यूक्रेन में जो क्राइसिस पैदा हुआ है इसमें उत्तराखंड के बच्चों और प्रोफेशनल्स को लाने के लिए तेजी से प्रयास जारी हैं और बहुत जल्द जो कोऑर्डिनेशन अफसर बनाए गए हैं उनकी एक रिपोर्ट तलब होगी जिस पर पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और विदेश मंत्रालय से व प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून, सीएम आवास। वहीं टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा के ग्राम तुनियार के रहने वाले पारस रोतेला के यूक्रेन के कीव में फंसने से परिजन बेहद चिंतित हैं। पारस के पिता मान सिंह रोतेला और मां प्रतिमा रोतेला ने अपने बेटे की सलामती की दुआ ईश्वर से करते हुए भारत सरकार से अपने बेटे की वापसी की गुहार लगाई है। परिजनों के मुताबिक उनके 2 बच्चों में से पारस रोतेला साल 2021 से यूक्रेन की राजधानी कीव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी उन्हीं के साथ बोराड़ी में रह रही है। लेकिन यूक्रेन में युद्ध के खराब हालातों को देखते हुए उनके बेटे के साथ साथ उनकी भी चिंताएं बेहद बढ़ी हुई हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, अभी कुछ मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे फिर भी बच्चे डरे हुए हैं, दिक्कत तो है ही बच्चों के लिए। अब खाने की पीने की कुछ दिक्कत होगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, दिक्कत तो है ही। लेकिन ये है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन की परेशानी तो झेल ही लेंगे। ले बच्चे ठीक ठाक चाहिए, बस चाहे 1-2 दिन में आए, 3 दिन में आए, अपने बच्चे घर वापस आ जाने चाहिए। वैसे तो कह रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, अभी कुछ मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे फिर भी बच्चे डरे हुए हैं, दिक्कत तो है ही बच्चों के लिए। अब खाने की पीने की कुछ दिक्कत होगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, दिक्कत तो है ही। लेकिन ये है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन की परेशानी तो झेल ही लेंगे। ले बच्चे ठीक ठाक चाहिए, बस चाहे 1-2 दिन में आए, 3 दिन में आए, अपने बच्चे घर वापस आ जाने चाहिए। मिली कि वहाँ पे कल ही जानकारी मिली कि वहाँ यूक्रेन पे हमला हो गया है, रशिया ने हमला कर दिया है। तो फिर मैंने वहाँ अपने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ एयरवेज भी बंद हो गया है। उन बच्चों ने फ्लाइट के टिकट भी कर रखे थे 4 तारीख के, तो वो सब कैंसिल हो गए। कुछ बच्चे कल आ रहे थे तो उनका कल भी वहाँ एयरपोर्ट गया नहीं हमारा। तो मैंने फिर सब जगह अपने जितने भी वो है सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया ऐसी स्थिति है होने की जानकारी है। लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ और कॉल्स आ रहे हैं तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी। होने की जानकारी है, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ और कॉल्स आ रहे हैं तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बयान दिया था जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरीश रावत पहले अपने लिए कुटिया की व्यवस्था कर ले, फिर दूसरों पर टिप्पणी करे। उनकी पार्टी उन्हें नहीं मानने को तैयार है। अभी तो उनका अपना ही ठिकाना नहीं है, अपनी पार्टी में भी ठिकाना नहीं है, तो
वो वही है कि जैसे कहते हैं ना कि रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, कि अभी तो उनका अपना ही ठिकाना नहीं है, अपनी पार्टी में भी ठिकाना नहीं है। तो वो वही है कि जैसे कहते हैं ना कि रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा, कि अभी तो उनका। वहीं कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और टिहरी गढ़वाल से सांसद माला राजेश लक्ष्मी शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक शिष्टाचार भेंट की है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उस भेंट की, जब वो उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। वहीं देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस बार साइलेंट वोटिंग हुई है। मतदाताओं ने वोटिंग के बाद पत्ते नहीं खोले हैं। पूर्व सीएम ने चुनाव में एम फैक्टर का हवाला दिया है और कहा कि विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला है, महिलाओं ने बम्पर मतदान किया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा दावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया गया है। और इस दौरान और क्या कुछ कहा उन्होंने न्यूज वन इंडिया से, आइए सुनते हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 10 मार्च को आने वाले परिणाम से स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर जनता का जनादेश किस ओर है। हमारे साथ उत्तराखंड भाजपा के बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद जरा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से समझते हैं कि इन चुनावों को वो किस तरीके से देखते हैं और जो 2017 जैसा ही करीब करीब मत पड़ा वो किस ओर जा रहा है। सर, विधानसभा चुनाव का अभी तक का हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहा है, आपका आकलन सर क्या कहता है? आखिर ये मत प्रतिशत जो एक जैसा रहा, ये किस ओर संकेत दे रहा है? इस बार चुनाव में एक बात देखने में आई कि मतदाता मुखर नहीं है। वोट डालने के बाद भी उसने किसको वोट डाला वो जल्दी बता नहीं रहा है। अब इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो मत जो है वो गोपनीय है, तो वो इतना समझदार हो गया है कि वो गोपनीयता भंग नहीं करना चाहता है, और दूसरी बात यह है कि वो बताना नहीं चाहता है। लेकिन चुनाव में एक और चीज जो इस बार देखने में आई वो है कि महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है, और महिलाओं का मत प्रतिशत अगर हम उसको बारीकी से जब उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो ये देखने में आ रहा है कि वो मत बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, वो मत नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्य योजना जो चलाई, महिलाओं के लिए जो मातृ छाया योजना चलाई, तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं इस मतदान पर दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। 3% से अधिक ऐसा इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है महिलाओं का, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार जो बन रही है, जो जनता का जो रुझान है, वो भाजपा की सरकार बनाने के लिए है। सर, जो 60 पार का नारा पार्टी ने चुनाव कैंपेन में दिया, क्या आपको लगता है वो अचीव हो रहा है या अभी स्थिति थोड़ी नेक टू नेक जैसी है? नहीं, देखिए, जब हम कोई भी आह्वान करते हैं, कोई भी टारगेट देते हैं, तो वो लक्ष्य होता है, वो टारगेट होता है, अचीवमेंट नहीं होता। और इसलिए एक टारगेट दिया गया कार्यकर्ताओं को कि भाई इस तैयारी से आपको काम करना है, और कार्यकर्ताओं ने उसके लिए प्रयास किए। विपरीत परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं ने ये कहें कि काफ़ी जोखिम लेकर के और जनता के बीच में संवाद किया, रात दिन मेहनत किया, और मतदान प्रतिशत लगभग पिछली बार के बराबर हुआ है। जिस तरह की समस्याएं थी, जिस तरह का विपरीत परिस्थितियां थी, ऐसे में पिछले वर्ष 2017 की तरह लगभग मतदान हो जाना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बड़ी रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने केवल प्रबंधन नहीं देखा, बल्कि मत प्रतिशत कैसे बढ़ाया जा सकता है
उस पर भी काफ़ी फोकस किया। सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका रही है। सर, इस बार के चुनाव में दो बड़े रावत चेहरे नहीं थे, आप भी नहीं थे और हरक सिंह रावत जी भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी में आपका बड़ा नाम है और वो भी भाजपा में शामिल हो गए थे। ये परिस्थिति वश हालांकि ऐसा हुआ, ये परिस्थितियां ही ऐसी थी, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि कारण अलग अलग हैं। मेरा कारण तो साफ ये है कि हमने कहा भाई अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। राज्य में एक युवा मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको हम सबको सहयोग करना चाहिए। और जो दूसरे रावत जी के आप जिक्र कर रहे हैं, शायद आप हरक सिंह जी का जिक्र करना चाह रहे हैं, तो उनके कारण अलग हैं, सब जानते हैं। अच्छा सर, समय समय पर हरीश रावत जी का एक कहीं ना कहीं आपके प्रति सिंपैथी दिखती है। उनको लगता है कि जो आपकी नीतियां थी जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी, और बीते दिनों भी 2 दिन पहले हम उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आपकी अनदेखी हुई, आपके कई अपने लोगों के टिकट कट गए। हालांकि ये संगठन का निर्णय होता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या हरीश रावत जी कहना क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो कुछ भी हरीश रावत जी ने बोला है वो उनका दृष्टिकोण हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है और रावत जी समय समय पर इस तरह के बयान देते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में क्या सोचती है, हमने वही अपने बारे में सोचा है। यानी कि हमने पार्टी से बाहर कभी नहीं सोचा है। पार्टी ने हमारे लिए हमारे बारे में हमेशा विचार किया है और आगे पार्टी को विचार करना है कि हमको क्या करना है। तो सर, इस बार जो उत्तराखंड में हम देखते हैं कि 5-5 साल कांग्रेस और भाजपा को मौका मिला, बीते 20 वर्षों का करीब ऐसा ही इतिहास है। तो क्या माना जाए इस बार इतिहास जो या ये मिथक है टूटने जा रहा है और इस बार के चुनाव में निर्दलियों विशेषकर बसपा की अहम भूमिका मानी जा रही है? इसे सर आप कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि इस बार कुछ निर्दलीय विधायक आने की संभावनाएं तमाम जो समाचार माध्यम है, मीडिया का जो अपना आकलन है और एक कहना चाहिए कि एक स्मेल जो है जनता के बीच में से भी आ रही है कि बीएसपी शायद इस बार कुछ सीटें लेगी, निर्दलीय भी शायद 1-2-3 सीटें लेंगे। तो ऐसा माहौल है जनता में। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि हम ये कहें कि साहब 10 सीटें आ रही हैं, 7 सीटें आ रही हैं, अभी ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि मतदाता खामोश है। मतदाता खामोश है और फसावट लगती है और जब फसावट होती है तो इसका मतलब होता है कि बहुत नज़दीकी की लड़ाई है, बहुत नज़दीकी की लड़ाई है और उसमें कुछ भी स्पष्ट कह पाना कठिन है। अब लोग कई बार लगता है कि भाई ये 10 सीटें फंसी हुई हैं तो 5 भाजपा की हो जाएंगी, 5 दूसरे की हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से प्रयास किए हैं और जिस तरह से प्रदेश में माहौल है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार उत्तराखंड में बनेगी। सर, इस बार भी क्या आपको लगता है मोदी वेव का असर था? क्योंकि मोदी जी की रैलियों के बाद जो महिलाओं के वोट आपने जैसा कि बताया बढ़ के पड़े हैं, उसमें राशन भी एक मुद्दा है और कोविड में जो मदद मिली वो भी एक मुद्दा है। तो क्या माना जाए जो एम फैक्टर है मोदी और दूसरा एम फैक्टर महिला, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो ये जिसको आप एम फैक्टर कर रहे हैं, मोदी फैक्टर कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका व्यापक असर है। जो मतदाता हैं और विशेषकर जो महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई, उनके कष्ट दूर करने के लिए, चाहे शौचालय की समस्या रही होगी या फिर गैस कनेक्शन की रही होगी या फिर विद्युत कनेक्शन का रहा होगा, संकट काल में राशन की उपलब्धि का रहा होगा, या जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए मातृछाया जैसी योजना चलाना, उनके अकाउंट में पैसा सीधा डालना, ये बहुत ही संवेदनशील माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय थे। तो मोदी फैक्टर तो निश्चित रूप से इलेक्शन का मुद्दा रहेगा ही रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहा है। सर, अंतिम मेरा सवाल,
कांग्रेस की जो दिसंबर से पहले स्थिति थी, एक काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस प्रभावी है और चुनाव में कुछ कर सकती है, लेकिन चुनाव आते आते एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में भी माहौल नहीं है। तो क्या कांग्रेस उस तरीके से चुनाव को ला नहीं पाई या जनता के बीच जाकर अपनी बात कह नहीं पाई? नहीं, देखिए, कांग्रेस में जिस तरह की आपसी लड़ाई है, जिस तरह की जंग है, तो कांग्रेस को ऐसे में जनता पहले तो ये देखती है, तुम हमसे एक तरफा मतदान के लिए बात कर रहे हो या कह रहे हो कि हम सरकार में आ रहे हैं। पहले आप लोग तो एक हो जाइए। वो एक जो बहुत बड़ा कमजोर पक्ष है कांग्रेस का, वो चुनाव में साफ साफ नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, वो बहुत मजबूत स्थिति में है और ये मजबूत संगठन ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगा। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में दो इम्फैक्टर यानी महिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इमेज है और विशेषकर कोविड कार्यकाल में जो काम किए, लोगों को राहत दी, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को वोटों के रूप में एक बड़ी मदद मिली है। हालांकि चुनाव में जो मतदान हुआ, इसका बड़ा प्रतिशत का जो साइलेंट वोटर है, उसको भी तत्काल तौर पर समझ पाना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। वहीं सियाचिन में ग्लेशियर की चपेट में आने से हवलदार जगेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। शहीद जगेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव डोईवाला के कान्हर वाला गांव लाया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया गया। शहीद जगेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है और शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। ये खबर हम सबको पता चले कि उत्तराखंड का हमारा एक लाल एक बार फिर देश के काम आया, शहीद हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। मन को बहुत दुख हुआ। ये अलग बात है कि समय समय पर जब देश को बलिदान की आवश्यकता पड़ती है तो उत्तराखंड उसमें नंबर 1 पर आता है। फिर भी ऐसे मौके पर इस बहादुर भाई के ऐसे समय में हम सबको छोड़कर चला जाना मन को बहुत व्यथित करता है। सोमवार से लेकर अभी तक हजारों हमारे वीरों ने उत्तराखंड की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और आज हमारे जनपद का जवान देवेंद्र सिंह चौहान आर्मड का देश की रक्षा करते शहीद हुआ है और शहीद का सम्मान करना देशवासी का कर्तव्य है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथ ही शहीद के नाम पर जो परिवार वाले चाहेंगे सड़क का नाम या विद्यालय का नाम इस सम्मान शहीद के नाम पर रखा जाएगा। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई के लिए धरने पर बैठे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बड़ा ऐलान किया। यति नरसिंहानंद गिरी ने हिमाचल के ऊना जनपद में मार्च में होने वाली धर्म संसद को फिलहाल स्थगित कर दिया है। गिरी ने 27 फरवरी को 5 संतों के साथ दिल्ली के लिए कुछ कूच करने का ऐलान किया है और इस दौरान सभी संत त्यागी की रिहाई के लिए महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इसका विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। गांधी की प्रतिमा के सामने हम आमरण अनशन करेंगे क्योंकि हम स्वामी जी हमारे ज्ञाननाथ जी योगी ज्ञाननाथ जी हैं। 4, 5 और 6 को हिमाचल में धर्म संसद हमारी होने वाली थी मार्च में। योगी जी और सत्यदेवानंद जी इन्होंने वो धर्म संसद टाल दिया क्योंकि अभी पहले हमें सबसे पहले अपने भाई के सम्मान के लिए लड़ना है। हम लोगों का मानना यह है कि हमारी दुर्गति का कारण गांधी और गांधीवादी विचार है और हम लोगों के पास ताकत है नहीं, तो हम गांधी की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन करके अपने प्राण देना चाहते हैं ताकि दुनिया जाने कि हिंदू की क्या दुर्गति और क्या दुर्दशा है। गांधी वहीं पौड़ी के सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है और सबसे ज्यादा बिजली बिल का बकाया 30 लाख रुपए शिक्षा विभाग को करना है। बीएसएनएल पर 15 लाख का बकाया चढ़ चुका है जबकि स्वास्थ्य विभाग पर 8 लाख और राजस्व विभाग पुलिस विभाग का भी लाखों रुपए का बिजली बिल अभी फिलहाल बकाया है, जिसके लिए सभी संस्थानों को बता दिया गया है। विद्युत विभाग के अफसरों का कहना है कि सभी बकायेदारों को सूचित कर दिया गया है। अगर ये सभी बकायेदार समय पर बिल जमा नहीं करते तो विभाग की ओर से कनेक्शन काटने की तैयारी चल रही है।
ओर से जितने भी विभागीय कनेक्शनों पे जो बकाया था उनको हम नवंबर और दिसंबर के महीने पहले ही नोटिस भेज चुके हैं और जगह जगह जा कर के रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सभी अपना बिल जमा कर लें। यदि इस फरवरी तक जो है बकाया बिल जमा नहीं होते हैं तो मार्च के महीने में बकाया वसूली के लिए जो है संयोजनों का विच्छेदन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी। ऐसे ही हम जो हैं जो भी कंज्यूमर, जो भी उपभोक्ता बकायादार हैं, अगर वो बकाया जमा नहीं करते हैं तो संयोजन विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। हमारी ओर से वहीं मसूरी में एक बाइक रोडवेज की बस से जा टकराई और हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को फिलहाल देहरादून जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। युवक बरेली के रहने वाले हैं। दोनों देहरादून में किसी कंपनी में कार्यरत हैं। सुबह के समय अपने कुछ दोस्तों के साथ मसूरी घूमने के लिए आ रहे थे और तभी वो हादसे का शिकार हो गए। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।